हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ अल्फा डिके और इसी आर्टिकल को हम अनदर नेम से बोल सकते हैं गैमोस थ्योरी, या फिर हम कहें एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटम टनलिंग। ओके, क्वांटम टनलिंग क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। इसका पूरा डेरिवेशन हमने वहाँ पे किया था, कितनी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी आती है वो सब हमने देखा था। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्वांटम टनलिंग की हेल्प से हम अल्फा डिके को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और इसी कोशिश में क्या होता है, अल्फा डिके होता है, या कोई भी आपका बीटा डिके होता है, या कोई भी पार्टिकल आपका निकलता है तो वो किस रीज़न से निकलता है, ताकि जो न्यूक्लियाई है वो आपका क्या हो सके, स्टेबल हो सके। जैसे कि आपके पास कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है, ये इंटीग्रेट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में विद एटॉमिक नंबर Z-2 एंड एटॉमिक मास A-4, और यहाँ से एक पार्टिकल निकलता है, दिस इज हीलियम न्यूक्लियस, और इसी हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जनरली जो है अल्फा पार्टिकल उन्हीं न्यूक्लियस में से निकलेगा जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा हो, और या फिर कहीं मास नंबर 210 से ज़्यादा हो। तो हम लिख सकते हैं अल्फा डिके जनरली takes place in a nuclei with mass number 210 or more and atomic number 82 in order to increase their stability। ओके, यानी कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जनरली जो है अल्फा डिके होता है ऐसे न्यूक्लियाई में जिनका जो मास नंबर है वो 280 या उससे ज़्यादा हो, और जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा हो। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 82। ओके, 82 से जिनका ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक पहले ही यहाँ पे अल्फा डिके को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ हम मान के चलते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो हम लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो मान के चलते हैं कि जो इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, और इसी एनर्जी के साथ वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जो है एक बहुत ही टाइट बाउंड असेंबली है जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया वो क्या होता है, एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज टाइटली बाउंड असेंबली, पार्टिकल इज टाइटली बाउंड assembly of 2 neutrons and 2 protons। ओके, जैसे कि हमने लिखा कि अल्फा पार्टिकल क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियस है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वाज द प्रॉब्लम टू डिस्क्राइब द अल्फा डिके। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, हमने यूरेनियम न्यूक्लियस लिया जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है। ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है थोरियम में विद एटॉमिक नंबर 90 एंड मास नंबर 234, और साथ में जो है
अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है जिसकी जो एनर्जी होती है यहाँ पे वो 4.2 MeV होती है। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी जब हमने साथ में स्टडी किया अल्फ़ा एमिशन एंड अल्फ़ा स्कैटरिंग। दो प्रोसेस को हमने देखा। पहला प्रोसेस मान लिया कि जो यूरेनियम है उसमें से एनर्जी निकल रही है, जिस अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है विद एनर्जी 10, ये हमने ऑब्जर्व किया। साथ में हमने एक अनदर प्रोसेस देखा विच इज अल्फ़ा स्कैटरिंग। हमने क्या किया, एक इससे ज़्यादा एनर्जी के अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन को यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर डाला। ठीक है, जिसकी जो एनर्जी है वो 9.0 MeV है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इतनी एनर्जी का जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर जाने की बजाय क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। क्या हो जाता है, इट गेट स्कैटर्ड। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है कि अगर उस जिस पोटेंशियल से इतनी कम एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल बाहर आ सकता है तो उस पोटेंशियल के अंदर इससे ज़्यादा एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल क्यों नहीं जा सकता। ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, जबकि उससे कम एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि पोटेंशियल जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल में वो किस नेचर का होता है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर पोटेंशियल को अगर ड्रॉ करें, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स को एग्जैक्ट नेचर हमें नहीं पता है कि वो किस नेचर का होगा, तो वो हम सिंपली विद नेगेटिव पोटेंशियल की फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज -V0 और ये आपका पोटेंशियल कैसा होगा, दिस इज अट्रैक्टिव पोटेंशियल। अब जो न्यूक्लियर फोर्स होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, कैसा फोर्स कह रहे हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो सिर्फ कहाँ तक होती है, जितना कि न्यूक्लियस का साइज होगा, यानी कि अप टू द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। और ये बाउंड्री न्यूक्लियस की क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसके बाद क्या होगा, मान लो आपके पास थोरियम न्यूक्लियस आ रहा है और हीलियम न्यूक्लियस आ रहा है, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स होगा। इनसाइड द न्यूक्लियस जो है आपका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से वो बाउंड रहते हैं। बट बाउंड्री के बाद आपका कोलम्बिक फोर्स क्या हो जाता है, उसके साथ बैलेंस कर जाता है, और आउटसाइड द बाउंड्री जो है आपका कोलम्बिक फोर्स डोमिनेट करता है। तो आउटसाइड द बाउंड्री इस पोटेंशियल का नेचर कैसा होगा, दिस टाइप। ओके, और दिस इज आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज रिपल्सिव कोलम्बिक फोर्स। ओके, दिस इज रिपल्सिव कोलम्बिक फोर्स। अब हम यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे वो एक्चुअल में क्या है, इस बैरियर की कुछ हाइट है जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे आगे। हमने कहा कि कोई अल्फ़ा पार्टिकल है जिसकी जो एनर्जी है वो है आपके पास 4.20 MeV। ओके, इस एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस है, और यहाँ पे वो इसको पेनिट्रेट करके आपको न्यूक्लियस के बाहर मिल जाता है, यानी इस पोटेंशियल बैरियर को वो क्रॉस कर जाता है, टनल कर जाता है। बट अपोजिटली अगर देखें, बाहर से आपने कोई अल्फ़ा पार्टिकल डाला है जिसकी एनर्जी जो है 9.0 MeV है, बट ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से इसमें टनल करने की बजाय, इसमें पेनिट्रेट करने की बजाय क्या हो जाता है, इट गेट स्कैटर्ड। तो ये क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। दिस वाज द रियल प्रॉब्लम कि कम एनर्जी का जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो तो टनल कर रहा है, वो तो पेनिट्रेट कर रहा है इस पोटेंशियल बैरियर को, जबकि ज़्यादा एनर्जी का नहीं कर पा रहा है। ये क्या रीज़न है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया है बाय गैमो। द पैराडॉक्स was resolved by Gamow in 1928.
देखिए उन्होंने क्या कंसिडर किया, हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद द सर्टेनिटी, है ना, सर्टेनिटी के साथ जो है वो डील करती है। और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो ये डील करती है ऑलवेज प्रोबेबिलिटी के साथ, डील्स विद द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि गैमो ने इस पैराडॉक्स को कैसे एक्सप्लेन किया। उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ दिस पेड केयर। तो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, यूरेनियम का एग्जांपल लिया है। तो इसी केस में हम यहाँ पे बैरियर हाइट निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम जो बैरियर हाइट है वो आपकी कितनी होगी। देखिए जो पोटेंशियल होता है वो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज ओवर डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब यहाँ पे जो हमने कहा मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ हो रहा है? एट द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। तो बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस यानी आप जो आर ले सकते हैं वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले सकते हैं विच इज 10⁻⁻14 मीटर। ओके, फर्स्ट चार्ज क्या होगा आपका? डॉटर न्यूक्लियस होगा जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो Z-2 से रिड्यूस हो जाता है इनटू ई। और जो सेकंड चार्ज होगा वो आपका किसका होगा? हीलियम न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा आपका? 2e। ठीक है, इनको पुट कर दीजिए, v आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z-2e इंटू 2e ओवर 10⁻⁻14। ठीक है, या फिर कहें v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर Z-2 ओवर 10⁻⁻14। इन दिस केस Z-2 इज 90, है ना, 2 से रिड्यूस हो गया। अगर आप ये वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻9, ये हो गया आपका 2e स्क्वायर हो गया 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर हमने किया, और Z-2 हमारा हो गया 90 डिवाइडेड बाय हम कहें 10⁻14। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो दिस इक्वेशन, दिस पोटेंशियल नियर अबाउट 26 MeV। ठीक है, इतना आपका पोटेंशियल निकल के आता है, यानी ये जो बैरियर की हाइट है वो हमारे पास 26 MeV है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स तो क्या कहती है, अगर इतनी बैरियर हाइट को क्रॉस करना है तो पार्टिकल की एनर्जी कम से कम 26 MeV होनी चाहिए, तभी वो उसको क्रॉस कर पाएगा। बट कल ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा है विच इज़ क्वांटम टनलिंग, और वहाँ पे हमने देखा था अगर आपके पास पार्टिकल की एनर्जी बैरियर हाइट से कम है तभी भी उसकी वहाँ पे पहुँचने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमें बैरियर के केस में मिली थी, दैट दिस इज अवर सम पोटेंशियल बैरियर विद हाइट V0। ठीक है, दिस लेवल इज V इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को इंसिडेंट किया था विद एनर्जी E। ठीक है, और हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था क्योंकि हम वेव मैकेनिक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और वेव का नेचर होता है कि वो कभी भी सडन टर्मिनेट नहीं करती है। तो सडन टर्मिनेट नहीं करती है, वो धीरे धीरे क्या करेगी? डिके हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाए बट यहाँ पे उसके पार्टिकल के मिलने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जो हमने कल निकाली थी, जो थी T इज इक्वल टू 16E इंटू V0 माइनस E ओवर V0 स्क्वेयर e raised to power minus 2k2a, where k2 is equal to under the root 2m over h cut square V0 minus e. V0 is the barrier height and e is the energy of incident particle. k2 हमने यहाँ पे निकाला, a is the this barrier width, this is x equal to 0 and this is x equal to a. तो a क्या है? हमारी बैरियर विड्थ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e raised to minus 2k2a विच इज नॉन जीरो, यानी कि आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ पे टनल थ्रू कर सकता है, इस बैरियर से निकल सकता है, इवन इफ इट्स हैव
लेसर एनर्जी दैन द बैरियर हाइट। वो ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल के केस में ही देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल में हमने यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड जो है थ्योरी में हम मान के चले थे कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करता रहता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है। तो कितनी स्पीड से, लेट अस कंसिडर जो स्पीड है वो अल्फ़ा पार्टिकल की एवरेज स्पीड अगर हम कहें वो है नियर अबाउट 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके साथ वो क्या करता रहता है, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और आपका जो पोटेंशियल है यहाँ पे, अगर एक्चुअल पिक्चर हम बनाएं, एक्चुअल पिक्चर इज दिस वन, दिस इज आवर पोटेंशियल, ये हमारा हो गया पोटेंशियल आर, ये नेगेटिव अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल के अंदर आपका अल्फा पार्टिकल है जो बैक एंड फोर्थ मोशन लगातार कर रहा है विद द स्पीड, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ओके। अब यहाँ पे स्पीड से जाएगा और वो 1 सेकेंड में कितने बार इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, वो अगर हम देखें तो जो स्ट्राइक होगा वो होगा 10⁻21 टाइम्स पर सेकेंड, यानी वो इतने टाइम्स जो है इस बैरियर वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है कंटिन्यूसली 1 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी होगी उस पार्टिकल की कि वो इस बैरियर से टनल थ्रू कर जाए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो इस वेव नेचर की वजह से हम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दूसरा जो था कि हम बाहर से 9 MeV का एक अल्फ़ा पार्टिकल डाल रहे हैं इसके ऊपर और वो क्या कर जाता है, स्कैटर कर जाता है। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए आप बाहर से डाल रहे हैं और वो सिंगल टाइम आया है और उसके पास स्पेस है कि वो स्कैटर कर जाए, बट यहाँ पे क्या है, वो बार बार उसके पास ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वहाँ से स्कैटर कर जाए। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल के अंदर है तो वो बार बार उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, बट ऐसा यहाँ पे वो केस नहीं है, जबकि इसकी जो एनर्जी है इस अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा है। ये एनर्जी है 4.20 MeV और ये एनर्जी है हमारी 9 MeV। पर इसके पास क्या है कि वो सिंगल टाइम आया है, वहाँ पे स्पेस है कि वो स्कैटर कर जाए, और ये क्या कर रहा है, उसको बार बार स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से टनल थ्रू कर जाए। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि अल्फ़ा डिके या फिर गैमो थ्योरी को आप क्वांटम टनलिंग से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।